अर्ज किया है, हम आग हैं, हम पानी हैं, बदलनी हमें देश की कहानी है, हमारी हर चाल तूफानी है और यह बात सभी ने मानी है। बोलो वाह वाह। तो मैं हूं प्रिंस और स्वागत करता हूं आपका मैग्नेट ब्रेन्स में। तो हम क्लास 10th में मैथ्स का अपना चैप्टर ट्रायंगल्स देख रहे थे और अपने इस चैप्टर के अंतर्गत प्रीवियस के कुछ लेक्चर से हम सिमिलैरिटी में बेस्ड सवालों को सॉल्व कर रहे थे और अपनी इस सवालों की सीरीज में अभी तक हमने बहुत सारे सवालों को ऑलरेडी सॉल्व कर लिया था सर। तो इसी सवालों की सीरीज में आगे बढ़ते हुए इस लेक्चर में एक और शानदार जानदार मजेदार बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा क्रूशियल और इंपॉर्टेंट सवाल को देख लेते हैं। और मैं आपको बता दूं कि अगर यह सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है सर, तो 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 2 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है, 1 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे बड़ी अजीब बात है सर, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि यही सवाल 3 मार्क्स के लिए भी फिट बैठता है और यही सवाल 1 मार्क्स के लिए भी फिट बैठता है। तो जवाब को ध्यान से सुनिएगा। तो जिस तरीके से सवाल बोर्ड पे लिखा हुआ है, अगर बिल्कुल उसी तरीके से आपसे बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में या तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा या फिर 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। और लेक्चर के लास्ट में मैं आपको बताऊंगा कि अगर इस सवाल को 1 मार्क्स में आना रहेगा तब किस तरीके से पूछा जाएगा। तो सबसे पहले अपने सवाल को पढ़ के सवाल की कहानी समझ लेते हैं। सवाल यहां पे कह रहा है सर, द डायगोनल BD ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD intersects the segment AE at a point F where E is any point on the side BC. Prove that DF into EF is equal to FB into FA. अब यहां पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए सवाल की सर्जरी को स्टार्ट करते हैं। ध्यान से सुनिएगा। तो इस पर्टिकुलर सवाल के लिए ऑलरेडी हमें अपना फिगर दे दिया गया है सर, ऑलरेडी हमें अपना फिगर गिवन है और यहां पे अपने इस गिवन फिगर में हम बहुत क्लियरली मल्टीपल ट्रायंगल्स को स्पॉट कर पा रहे हैं। तो यहां पे लेक्चर का पहला होमवर्क आपके लिए रहेगा कि आपको इस फिगर में काउंट करके बताना है कि इन टोटल कितने ट्रायंगल्स हैं। हर स्टूडेंट का जवाब मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए। क्लियर है सभी को इतना? तो अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो अगर यह सवाल एज इट इज फिगर के साथ आपको बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो उस सिचुएशन में सवाल 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस बात को नोट डाउन करें। तो सवाल फिगर के साथ आता है तो 2 मार्क्स में पूछा जाएगा। यानी कि सर इस सवाल में ऐसी भी पॉसिबिलिटी बनती है कि यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछ लिया जाए। तो अगर यही सेम सवाल हमसे बोर्ड एग्जाम में बिना फिगर के पूछा जाता है सर, तो ऐसे सिचुएशन में सवाल 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। इस बात को भी नोट डाउन कर ले कि बिना फिगर के सवाल आता है तब 3 मार्क्स में पूछा जाएगा। तो सबसे पहले यह सीखने की कोशिश करते हैं सर कि अगर हमसे बोर्ड एग्जाम में सवाल बिना फिगर के पूछा जाता है तो उस सिचुएशन में लैंग्वेज को पढ़ के फिगर तक कैसे पहुंचेंगे। ध्यान से सुनिएगा। तो पूरा सवाल हमने पढ़ रखा है सर। अब सवाल में देखो मुझे क्या क्या इंपॉर्टेंट दिख रहा है। तो सवाल में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज मुझे यह दिख रही है सर कि कोई पैरेललोग्राम पे बात हो रही है। तो सबसे पहले क्या करेंगे सर, सबसे पहले बिल्कुल रैंडम तरीके से एक पैरेललोग्राम को ड्रॉ कर लेंगे। तो बिल्कुल रैंडम तरीके से एक पैरेललोग्राम को हमने क्या कर लिया सर, ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? अब पैरेललोग्राम के नामकरण की बारी आती है सर। तो पैरेललोग्राम का क्या नाम रखना है यह भी आपको सवाल ने बता दिया है। आपको बता दिया गया है सर कि पैरेललोग्राम का नाम है ABCD। तो अगर हम किसी भी क्वाड्रिलैटरल का नामकरण करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट बातों का ध्यान रखते हैं सर। कौन सी इंपॉर्टेंट बातें? तो बातें नामकरण की यह कहती है कि आप नाम स्टार्ट करने के लिए किसी भी वर्टेक्स के साथ स्टार्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस आपको ध्यान में यह रखना होता है कि आपको एक साइक्लिक ऑर्डर फॉलो करते हुए लाइन से नाम लिखना है। अब वो साइक्लिक ऑर्डर क्लॉकवाइज भी हो सकता है, वो साइक्लिक ऑर्डर एंटी क्लॉकवाइज भी हो सकता है। कौन सा ऑर्डर होगा ये आपकी चॉइस है। आप जो चॉइस चाहो वो ऑर्डर ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान ये रखना है कि उसी साइक्लिक ऑर्डर को फॉलो करते हुए लाइन से अपना नाम लिखते हैं। तो मान लो बहुत सारे साइक्लिक ऑर्डर की पॉसिबिलिटी में से एक ऑर्डर मैं फॉलो कर लेता हूं। तो मैं यहां पे सोच रहा हूं सर कि मैं एंटी क्लॉकवाइज चलता हूं और मैं इस वर्टेक्स के साथ स्टार्ट करता हूं। तो सबसे पहले क्या था सर, ए लिख लिया। अब ए के बाद कौन आएगा, बी आना चाहिए सर। तो हम कैसे गए, हम चले यहां पे एंटी क्लॉकवाइज। तो
तो ए के बाद अगला वर्टेक्स बी हो गया। अगेन फिर से एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो बी के बाद अगला वर्टेक्स सी हो गया। फिर से एंटी क्लॉकवाइज आगे बढ़े तो सी के बाद अगला वर्टेक्स डी हो गया सर। तो हमने अपने पैरेललोग्राम का नामकरण भी कर लिया। आप चाहते तो किसी दूसरे तरीके से भी कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर, उससे ओवरऑल सवाल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना सभी को समझ में आया क्या? बिल्कुल आना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, अब पैरेललोग्राम एबीसीडी की तो यहां पे बात हो ही रही है सर, इसके साथ साथ इस पैरेललोग्राम के एक डायगोनल की भी बात हो रही है। कौन से डायगोनल की? तो पैरेललोग्राम के साथ साथ मेरे पैरेललोग्राम के डायगोनल बीडी पे भी बात चल रही है सर। तो क्या करते हैं, अपने डायगोनल बीडी को यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो ये रहा बी, ये रहा डी, ज्वाइन कर लेंगे सर, बन गया मेरा डायगोनल बीडी। क्लियर है? अब देखो यहां पे, अब यहां पे कुछ इंटरेस्टिंग ऑब्जर्व करेंगे, उसके लिए एक डुप्लीकेट फिगर बना लेते हैं। ध्यान से देखिएगा, तो एक डुप्लीकेट फिगर यहां पे बना लिया सर, इसका भी इसी तरीके से नाम लिख दिया ए बी सी डी और डायगोनल को यहां पे ज्वाइन कर दिया। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। अब देखो यहां पे फर्स्ट लाइन में आपसे क्या कहा जा रहा है, तो फर्स्ट लाइन में आपसे कहा जा रहा है कि द डायगोनल बीडी ऑफ अ पैरेललोग्राम एबीसीडी इंटरसेक्ट्स द सेगमेंट एई एट अ पॉइंट एफ। क्या मतलब हुआ सर इसका? तो यहां पे आपसे कहा जा रहा है कि आपके पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बीडी है ना, वो एक दूसरे लाइन सेगमेंट एई को इंटरसेक्ट कर रहा है। आपको कहा जा रहा है सर कि आपके पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बीडी है वो किसी दूसरे लाइन सेगमेंट एई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा, यहां पे सिंपली क्या लिखा है, सेगमेंट लिखा है, पूरा लाइन सेगमेंट नहीं लिखा है। तो आपको ऑटोमेटिकली समझ रहा है कि लाइन सेगमेंट वाले सेगमेंट की यहां पे बात हो रही है सर। क्लियर हुआ? तो मेरा जो डायगोनल बीडी है सर, वो लाइन सेगमेंट एई को इंटरसेक्ट कर रहा है। तो लाइन सेगमेंट का क्या नाम है सर? लाइन सेगमेंट का नाम है एई। यानी कि इससे मुझे क्लियरली पता लग रहा है सर कि मेरे लाइन सेगमेंट का एक एंड पॉइंट ए होने वाला है, दूसरा एंड पॉइंट ई होने वाला है। अब एंड पॉइंट ए तो मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है, तो यह मुझे क्लियर है कि मेरा जो लाइन सेगमेंट ए है सर, ये इसी पॉइंट से बनाया गया है। लेकिन इस पॉइंट से किस तरफ बनाया गया है सर, ये मुझे क्लियर नहीं है, क्योंकि यहां पे मुझे ये नहीं पता है सर कि पॉइंट ई कहां पे है। तो पॉइंट ई के बारे में आपको आगे जाके बताया जा रहा है। क्या बताया जा रहा है? तो आगे जाके आपको बोला जा रहा है सर, वेयर पॉइंट ई इज एनी पॉइंट ऑन द साइड बीसी। तो आगे जाके आपको बताया जा रहा है कि आपके पैरेललोग्राम का जो साइड बीसी है, उसी के ऊपर कहीं पे पॉइंट ई है। आगे जाके आपको बताया जा रहा है सर कि आपके पैरेललोग्राम का जो साइड बीसी है, उसी के ऊपर कहीं ना कहीं पॉइंट ई है। अब एग्जैक्टली कहां पे है सर, ये लोकेशन आपको नहीं बताई गई है। तो ऐसी सिचुएशन को कैसे टैकल करना है, मैंने आपको सिखाया है। मैंने आपको सिखाया है सर कि अगर किसी लाइन पे या फिर लाइन सेगमेंट पे कोई पॉइंट लोकेटेड होता है और उस पॉइंट की एग्जैक्ट लोकेशन आपको नहीं बताई जाए, तो आप क्या करते हो? क्या करते हैं सर हम? तो कंसेप्ट ये कहता है कि उस पॉइंट के लोकेशन के लिए हम अपने लाइन सेगमेंट का मिड पॉइंट ढूंढते हैं और अपने पॉइंट को मिड पॉइंट के आसपास रखने की कोशिश करते हैं सर। तो बीसी का मिड पॉइंट यहां कहीं होगा सर, तो इसका आसपास इससे थोड़ा ऊपर भी हो सकता है, इससे थोड़ा नीचे भी हो सकता है। दोनों केस कंसीडर करके चलते हैं सर, ध्यान से सुनिएगा। तो मिड पॉइंट से थोड़ा ऊपर कंसीडर कर लेंगे तो मान लो यहां कहीं पॉइंट, मिड पॉइंट से थोड़ा नीचे कंसीडर कर लेंगे सर, तो मान लो यहां कहीं पॉइंट। यही क्या है सर? मेरा पॉइंट ई है। यही क्या है सर? मेरा पॉइंट ई है। तो अब अपने लाइन सेगमेंट के लिए जिन एंड पॉइंट्स की जरूरत थी सर, वो मुझे मिल गई है। तो अपना लाइन सेगमेंट यहां पे ड्रॉ कर लेते हैं। तो यहां पे ए और ई को ज्वाइन करके अपना लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लिया सर। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, अब आपके मन में यह चल रहा होगा कि दोनों में से कौन सा फिगर सही होगा। तो जवाब सुनिए, दोनों के दोनों फिगर सही हैं। आप अगर ऐसे आगे बढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप ऐसे आगे बढ़ोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। आप दोनों में से किसी रास्ते से आगे बढ़ सकते हो, कोई इशू नहीं है सर। इस बात को कॉपी पे नोट डाउन करें पहले। तो दोनों फिगर में से रैंडमली मान लो मैं इस फिगर को कंसीडर करके आगे बढ़ता हूं, आप चाहते तो इस फिगर को भी कंसीडर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है सर। अब देखो, एक और बात आपको यहां सवाल के लैंग्वेज में बताई जा रही है। आपको यहां पे यह भी बताया जा रहा है
कि मेरे लाइन सेगमेंट्स बी डी और ए ई किस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। आपको बताया जा रहा है सर कि पैरेललोग्राम का जो डायगोनल बीडी है और इसके साथ साथ जो लाइन सेगमेंट ए ई है, ये दोनों मिलकर पॉइंट एफ पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो दोनों लाइनों का, दोनों लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट आपको कहां दिख रहा है सर? तो आप कहोगे दोनों लाइन सेगमेंट्स का इंटरसेक्शन पॉइंट यहां पे है, और ये पॉइंट क्या है ये आपको बता दिया गया है। क्या पॉइंट है सर? तो पॉइंट है एफ। तो इस पॉइंट का भी यहां पे नाम डाल दिया। तो फिगर को मैच करके देखिए, क्या सेम टाइप का फिगर नहीं आ रहा है? बिल्कुल आ रहा है सर। तो अब हम तैयार हैं कि अगर हमसे बोर्ड एग्जाम में यही सेम सवाल बिना फिगर के भी पूछा जाता है तो बड़ी आसानी से हम फिगर तक लैंग्वेज की मदद से पहुंच सकते हैं सर, और ये हमने यहां पे देख लिया। क्लियर है? अब अपने डायग्राम में एनालिसिस देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। टाइटल क्या है सर? टाइटल है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। यही टाइटल है सर। तो टाइटल पढ़ के तो हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं, कभी ना कभी मुझे सिमिलैरिटी लगाने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन एग्जाम में टाइटल के साथ तो सवाल आएगा नहीं सर। एग्जाम में तो सवाल बम की तरह यूं ही गिर जाएगा। अब मुद्दा यह है सर कि अगर एग्जाम में यही सेम सवाल आता है तो कैसे डिसाइड करेंगे हम कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे सिमिलैरिटी लगाने की जरूरत है? तो अगेन जवाब को ध्यान से सुनिएगा। तो यहां पे आपको क्या साबित करना है सर? क्या प्रूफ करना है? तो हमें यह वाली चीज प्रूफ करनी है जहां पे सर साइड से रिलेटेड कुछ बात हो रही है। अब ध्यान से सुनना सर, ये जो फॉर्मेट है ना साइड वाला, ये हमारे लिए बिल्कुल भी नया नहीं है। इस टाइप का फॉर्मेट हम कई बार कवर कर चुके हैं, कई बार टैकल कर चुके हैं, और हमें इस फॉर्मेट में बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर हल्का सा रीअरेंजमेंट कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास साइड्स की इक्वालिटी आ जाएगी। इस फॉर्मेट में हमें बहुत अच्छे से पता है सर कि अगर हल्का सा रीअरेंजमेंट कर देंगे तो अल्टीमेटली हमारे पास साइड्स के रेशियोज की इक्वालिटी आ जाएगी सर। अब मुद्दा यह है सर कि जब हम रेशियोज की इक्वालिटी पे बात करेंगे तो इस तरफ भी एक रेशियो होगा, इस तरफ भी रेशियो होगा। अब दोनों रेशियोज के लिए न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर कौन बनेगा सर? ये कैसे डिसाइड करें? क्योंकि एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है सर कि ये इसके साथ कंबाइन होकर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बना ले, तो उस सिचुएशन में ये इसके साथ कंबाइन हो जाएगा। और अगर ऐसा होता है तब आपके पास रेशियोज का रिजल्ट क्या आएगा सर? ध्यान दीजिएगा। तो ऐसी सिचुएशन में जब कॉम्बिनेशन करोगे तो डीएफ के साथ कौन आना चाहिए? तो डीएफ के साथ एफ बी आना चाहिए सर। तो मान लो मैं डीएफ को यही रहने देता हूं, एफ बी को उस तरफ से इधर बुला लूंगा सर, तो मल्टीप्लाई का एफ बी उस तरफ से इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। डिवाइड में आ गया सर एफ बी बराबर। अब यहां पे पहले से क्या है सर? पहले से एफ ए है डिवाइडेड बाय, अब ये मल्टीप्लाई का ईएफ इस तरफ जाएगा सर, डिवाइड में आ जाएगा। तो यहां पे डिवाइड में क्या आ गया है? ईएफ, क्योंकि सर मुझे इन दोनों का और इन दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना था, बना लिया। तो सर मेरे रेशियोज का एक कॉम्बिनेशन ऐसा भी आ सकता है, और इसके अलावा अगर मैं अपना कॉम्बिनेशन कुछ इस तरीके से बनाता हूं सर कि इसको इसके साथ कंबाइन कर लिया, इसको इसके साथ कंबाइन कर लिया, तो भी एक साइड के रेशियो वाला कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो अब ये वाला कॉम्बिनेशन बना के देखते हैं, ध्यान से सुनिएगा। तो अगर ये वाला कॉम्बिनेशन बनाए सर तो डीएफ के साथ किसकी पेयरिंग होनी है? एफए की। एफए को बुला लेते, आ जाओ भैया आ जाओ। तो मल्टीप्लाई का एफ ए इस तरफ आएगा, डिवाइड में आ जाएगा सर, तो डिवाइड में क्या हो गया सर? एफ ए हो गया बराबर। इस तरफ क्या है सर? तो इस तरफ ऑलरेडी आपके पास एफ बी है, तो एफ बी किसके साथ कंबाइन हो रहा है? ईएफ के साथ कंबाइन हो रहा है। अब एफ बी ईएफ को बुला रहा है, आ जाओ भैया आ जाओ मेरे पास, तो मल्टीप्लाई का ईएफ इस तरफ जाएगा सर, तो डिवाइड में चला जाएगा, डिवाइड में चला गया सर। तो इस चीज को आप ऐसे भी रीअरेंज करके रेशियो का रिजल्ट बना सकते हो, ऐसे भी रीअरेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे रीअरेंज करना चाहते हो वैसे रीअरेंज कर लो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इशू नहीं है। अल्टीमेटली जो साबित करना है सर वो साबित हो जाएगा। आप ऐसे आगे बढ़ो या ऐसे आगे बढ़ो, कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, कोई इशू नहीं है। इस बात को कॉपी पे नोट डाउन करें। तो मान लो रैंडमली दोनों में से एक रास्ता हम पकड़ लेते हैं। हमने मान लो ऊपर वाला रास्ता पकड़ा। अब फिर से मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। तो सर मेरे पास क्या है यहां पे? तो मेरे पास यहां पे साइड्स के रेशियोज वाला एक इक्वालिटी है, एक रिजल्ट है। और मुद्दा क्या था सर? तो मुद्दा यह था कि एग्जाम में जो सवाल आता है सर वो टाइटल के साथ आता नहीं है।
तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि सवाल को सॉल्व करने के लिए मुझे कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब देखो कैसे डिसाइड करेंगे। अब यहां पे हमें क्या प्रूफ करना है सर, यहां पे हमें क्या साबित करना है, तो हमें साइड से रेशियो से रिलेटेड एक रिलेशन को साबित करना है। और मैंने आपको सिखाया है कि इस ट्रायंगल चैप्टर के अंतर्गत कई सारे ऐसे तरीके होते हैं जिनकी मदद से आप फाइनली साइड्स के रेशियोज वाले इक्वालिटी पे पहुंच सकते हो। लेकिन मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर कोई इस टाइप का सवाल आता है जहां पे आपको फाइनली साइड्स के रेशियोज वाला कोई रिजल्ट साबित करना हो, उसकी कुछ वैल्यू निकालनी हो, तो हमेशा अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस में सिमिलैरिटी को रखना। तो अब हमें बहुत अच्छे से अपने कंसेप्ट से क्लियर है सर कि मुझे इस पर्टिकुलर सवाल में इस वाली चीज को प्रूव करने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिमिलैरिटी का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब दूसरा मुद्दा क्या है सर, तो दूसरा मुद्दा यह है कि सिमिलैरिटी के काम करने के लिए मेरे पास ट्रायंगल्स का एक पेयर होना चाहिए, यानी कि 2 ट्रायंगल्स होने चाहिए। अब यहां पे तो मल्टीपल ट्रायंगल्स हैं सर, तो कैसे डिसाइड करेंगे कि इन मल्टीपल ट्रायंगल्स में से कौन से 2 ट्रायंगल्स को सिलेक्ट करूंगा तो जो प्रूफ करना है वो प्रूव हो जाए। तो अब ट्रायंगल्स को कैसे डिसाइड करना है सर, ये हमारी सोच होने वाली है। तो ट्रायंगल कैसे डिसाइड करेंगे ये भी कंसेप्ट मैं आपको सिखा चुका हूं। क्या सिखाया था सर, तो ट्रायंगल्स के सेट को डिसाइड करने का तरीका यह कहता है सर कि प्रूफ दैट में आपके पास जो पार्ट्स होते हैं ना, उन पार्ट्स को हम हाईलाइट कर लेंगे और हाईलाइट करने के बाद हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि हमारे मल्टीपल ट्रायंगल्स में से कौन से वो 2 ट्रायंगल्स हैं जिनके अंदर सारे के सारे पार्ट्स लाई कर रहे हैं। तो जिन 2 ट्रायंगल्स के अंदर सारे के सारे पार्ट्स लाई कर जाते हैं वही मेरे टारगेट ट्रायंगल्स बन जाते हैं सर। फटाफट कंसेप्ट को अप्लाई करते हैं। तो मेरे पार्ट्स क्या क्या है सर, मेरे पार्ट्स है DFFB, मार्क करते हैं सर, DFFB मार्क कर लिया। उसके बाद है सर FA और EF, तो ये रहा FA, ये रहा EF, इसको भी मार्क कर लिया। अब पार्ट्स आपके सामने मार्क कर लिया है सर, तो खुद थोड़ी देर सोचने की कोशिश करें कि कौन कौन से ट्रायंगल्स यहां पे सेलेक्ट होने चाहिए। तो यहां पे हमें क्लियरली दिख रहा है सर कि इन पार्ट्स के मद्देनजर ये पिंक वाला ट्रायंगल और ये स्काई ब्लू ट्रायंगल सेलेक्ट होना चाहिए सर। क्योंकि अगर मैं इन 2 ट्रायंगल्स को यहां पे सेलेक्ट करता हूं तो मेरे ट्रायंगल्स इस तरीके से हैं कि ये सारे के सारे पार्ट्स की बात इन ट्रायंगल्स के मदद से हो जा रही है। मुझे दिख रहा है सर कि मेरे ट्रायंगल्स इस तरीके से हैं कि मेरे सारे के सारे पार्ट्स मेरे ट्रायंगल्स के अंदर ही लाई कर जा रहे हैं सर। तो टारगेट ट्रायंगल हमें मिल गया है। हमारे टारगेट ट्रायंगल है सर ये पिंक वाला ट्रायंगल और ये स्काई ब्लू ट्रायंगल। इतना सभी को क्लियर है? तो मुझे यह क्लियर हो गया था कि सवाल को सॉल्व करने के लिए कहीं ना कहीं कभी ना कभी सिमिलैरिटी लगाना है, और सिमिलैरिटी लगाने के लिए मेरे टारगेट ट्रायंगल्स क्या होने चाहिए वो भी हमें मिल गया है सर। अब अगला मुद्दा क्या है? अब अगला मुद्दा यह है सर कि अपने टारगेट ट्रायंगल्स को सिमिलर साबित करने के लिए, सिमिलर प्रूफ करने के लिए कौन से क्राइटेरिया का इस्तेमाल करें। अब पहली बार कोई ऐसा सवाल मिला है सर जहां पे हमें गिवन डेटा में डायरेक्टली ना एंगल के बारे में कुछ बताया गया ना साइड के बारे में कुछ बताया गया। पहली बार सिमिलैरिटी में कोई ऐसा सवाल दिखा है सर जहां पे हमें अपने गिवन डेटा में डायरेक्टली ना ही साइड के बारे में कुछ बताया गया है ना ही एंगल के बारे में कुछ बताया गया है। तो अगर ऐसा है सर तो कैसे डिसाइड करें कि कौन सा क्राइटेरिया लगाना है। तो मैंने किस शब्द का यूज किया? मेरे शब्द थे डायरेक्टली नहीं बताया गया है, यानी कि सर इनडायरेक्ट तरीके से बताया गया। कैसे? तो यहां पे सर हमें शुरुआत में बोल दिया गया था कि हम एक पैरेललोग्राम पे काम कर रहे हैं और पैरेललोग्राम की बहुत सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हमें पता है सर। क्या सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी? तो पैरेललोग्राम की सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो कि हर जगह ऑलमोस्ट काम कर जाती है सर, वो ये होती है कि अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यानी अगर ऐसा है सर तो ये जो मेरा डीसी होगा ये AB के इक्वल भी होगा और इसके पैरेलल भी होगा सर। इसी तरीके से यहां पे
मेरा जो एडी होगा सर ये बीसी के इक्वल भी होगा और इसके पैरेलल भी होगा सर। ये सभी को क्लियर है? अब देखो, तो यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से साइड के बारे में और पैरेलल लाइन के बारे में कुछ बताया गया, तो ध्यान से सुनिएगा। तो इनडायरेक्ट तरीके से साइड के बारे में कुछ बताया गया और इनडायरेक्ट तरीके से पैरेलल लाइन के बारे में कुछ बताया गया। और कहीं पे भी अगर मुझे पैरेलल लाइन के बारे में कुछ बताया जाता है सर, तो वहां से हम एंगल पे बात कर सकते हैं, यानी कि यहां पे इनडायरेक्ट तरीके से आपको साइड और एंगल दोनों के बारे में बताया जा रहा है। तो एक एक करके चीजों को टेस्ट करते हैं, बड़े ध्यान से सुनिएगा। तो सर साइड वाली कोई भी प्रॉपर्टी हो, हमें पता है सर कि कम से कम दो साइड पे बात होनी ही चाहिए, तभी जाके आपके साइड वाली कोई प्रॉपर्टी लग पाएगी। अगर दो साइड पे बात हो रही होगी ट्रायंगल्स के तो एस से एस लग जाएगा, अगर तीनों पे हो रही होगी तो ट्रिपल एस लग जाएगा। तो पहले ये चेक कर लेते हैं कि क्या साइड वाली कोई प्रॉपर्टी, कोई क्राइटेरिया यहां पे लग सकता है क्या सर? ध्यान से सुनना। तो यहां पे अगर मैं अपने टारगेट ट्रायंगल्स को ऑब्जर्व करूं सर, तो इस साइड के बारे में कुछ नहीं पता, इस साइड के बारे में कुछ नहीं पता, इसके बारे में पता जरूर है लेकिन पूरे के बारे में पता है। जबकि यहां पे सिचुएशन ऐसी है कि इस तो पूरे लेंथ की बात हो रही है लेकिन यहां पे पूरे साइड की बात नहीं हो रही, इस पूरे के थोड़े से हिस्से की बात हो रही है। यानी पूरे के बारे में तो पता था सर कि इक्वल है, लेकिन छोटा हिस्सा बड़े हिस्से में क्या रिलेशन है कुछ पता ही नहीं है। तो अल्टीमेटली वर्क करने के लिए साइड की कोई कहानी मुझे यहां पे नहीं मिल रही, क्योंकि मुझे साइड में वर्क करने के लिए चाहिए रेशियोज, रेशियोज के लिए मुझे चाहिए वैल्यूज, और वैल्यूज कुछ दी ही नहीं गई है सर। तो क्या हम साइड वाले किसी क्राइटेरिया पे बात कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे सर। तो साइड वाले सारे क्राइटेरिया रिजेक्टेड। क्या रास्ता बचता है सर? तो यहां से मुझे समझ में आ रहा है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ एंगल को इन्वॉल्व करने वाला ही कोई ना कोई क्राइटेरिया काम करेगा। तो सिर्फ एंगल को इन्वॉल्व करने वाले हम दो क्राइटेरिया जानते हैं सर, एक डबल ए क्राइटेरिया, दूसरा ट्रिपल ए क्राइटेरिया। इसमें भी मैंने आप लोगों को सिखाया था कि आप लोग हमेशा अपना प्रेफरेंस डबल ए क्राइटेरिया को दोगे, क्योंकि यह जल्दी काम करता है, कम स्टेप्स में काम करता है। तो अब मैं बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो चुका हूं कि हमारे टारगेट ट्रायंगल्स डबल ए क्राइटेरिया से ही सिमिलर साबित होंगे। अब डबल ए के काम करने के लिए मुझे अपने दोनों टारगेट ट्रायंगल्स के दो दो इंटीरियर एंगल्स चाहिए सर। तो सीधे सीधे तो इंटीरियर एंगल्स के बारे में कुछ नहीं बताया गया, लेकिन इनडायरेक्ट तरीके से बहुत कुछ दिख रहा है। क्या क्या? ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अपने टारगेट ट्रायंगल्स को देखूं सर, तो कुछ इस तरीके से है, और इस टाइप के फिगर की एनालिसिस हम बहुत अच्छे से सीख के आ रहे हैं। मैंने आपको सिखाया था सर, कहीं पे भी अगर आपको इस टाइप के फिगर में ट्रायंगल्स बनते हुए दिख जाए, तुरंत समझ जाना कि इनडायरेक्ट तरीके से आपको एंगल की एक कहानी बताई गई है। कैसे सर? क्योंकि हमें पता है कि इस टाइप के फिगर में हम तुरंत वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात कर सकते हैं। यानी कि मुझे दिख रहा है सर कि इसी टाइप का फिगर यहां पे है, यानी कि यहां पे हमें इनडायरेक्ट तरीके से एक एंगल की जानकारी दे दी गई है। हमें पता है सर वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, यानी कि दो ए में से एक ए तो मुझे बड़ी आसानी से मिल गया सर। अब दूसरे ए की बारी कहां से मिलेगा सर? पता है इनडायरेक्ट तरीके से पैरेलल लाइन के बारे में बताया गया, और पैरेलल लाइन अल्टीमेटली मुझे एंगल तक ले जाएगा, वहां से एंगल की दूसरी वाली जानकारी भी मिल जाएगी। अब ध्यान दीजिएगा। तो अब अगर मैं अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पैरेलल लाइंस को सेलेक्ट करूं सर, तो मुझे दिख रहा है कि अगर मैं इन पैरेलल लाइंस को सेलेक्ट कर लेता हूं और अगर इसको ट्रांसवर्सल बोल दूं, तो चूंकि हम जानते हैं कि हमारे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, इसी वजह से ये एंगल इसके बराबर हो जाएगा सर। यानी कि फिगर में सिचुएशन को हाईलाइट करें तो मेरा ये जो एंगल होगा सर, ये इसके बराबर हो जाएगा। डबल से इसको मैंने यहां पे डिनोट कर दिया सर। तो एक और ए वर्क करने के लिए आपको मिल गया। अब एक और एंगल पे यहां पे बात कर सकते थे सर। अगेन ध्यान दीजिएगा, अगेन पैरेलल लाइन का सेट यही है। अब अगर मैं इसको ट्रांसवर्सल मानते हुए बात कर लेता हूं सर, तो यहां पे फिर से मैं बोल सकता हूं कि ये एंगल जो होगा ये इसके बराबर होगा, क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। यानी कि अगर मैं
ट्रिपल से रिप्रेजेंट करूंगा तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर कि ये जो एंगल होगा ये इसके बराबर होगा। मैं ऐसा भी बोल सकता हूं। तो चाहिए 2 एंगल्स थे, वर्क करने के लिए 3 एंगल्स मिल गए। तो आपकी मर्जी है, आप ट्रिपल ए क्राइटेरिया से बोल सकते हो, आपकी मर्जी है इन 3 में से किसी 2 का इस्तेमाल करते हुए आप यहां पे डबल ए क्राइटेरिया से अपने ट्रायंगल्स को सिमिलर बोल दोगे। और एक बार हमारे ट्रायंगल सिमिलर साबित हो गए सर, उसके बाद हमारा काम होता है कि रफ में जाके मैथमेटिकल नोटेशन चेक करना क्या है, और उस मैथमेटिकल नोटेशन के बाद अब कौन सा रिजल्ट यूज करेंगे सर, तो रिक्वायरमेंट के हिसाब से रिजल्ट यूज करेंगे। कैसे रिक्वायरमेंट है, तो रिक्वायरमेंट में साइड की बात हो रही है, तो तुरंत समझ में आ रहा है सर कि हम अपने साइड के रेशियो वाला रिजल्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो उस रिजल्ट में अपने 3 रेशियोज में से जरूरत के 2 रेशियो सेलेक्ट कर लेंगे, जहां से ये वाली चीज ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। तो लग जाते हैं यहां पे काम पे, क्योंकि चीजों को हम बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। तो फिर से ध्यान से सुनिएगा। तो मैंने आपको सिखाया था सर कि एक बार कहानी आपको दिखने लगे ना, उसके बाद सबसे पहला काम आपको यह करना है कि रफ में जाके अपने सिमिलैरिटी का ट्रायंगल्स के लिए मैथमेटिकल फॉर्म लिखना है। तरीका क्या होता है सर, तरीका यह होता है कि अपने 2 टारगेट ट्रायंगल में से किसी भी एक को सेलेक्ट कर लो और अपने तरीके से जैसे चाहते हो वैसे उसका नाम लिख लो। उसके बाद करस्पॉन्डिंग वाली बात का ध्यान रखते हुए दूसरे वाले का भी नाम लिख लो। सर लग जाते हैं काम पे। तो मान लो मैं रैंडमली इस स्काई ब्लू ट्रायंगल को सेलेक्ट करता हूं और अपने तरीके से मान लो मैं इसका नाम लिख लेता हूं ट्रायंगल FDA। क्या लिख लिया सर, ट्रायंगल FDA। नाउ दिस ट्रायंगल विल बी सिमिलर टू द राइट साइड ट्रायंगल दैट इज पिंक ट्रायंगल। यानी क्या मुझे पता है सर कि यह ट्रायंगल इसके सिमिलर होगा। तो करस्पॉन्डिंग वाली बात को ध्यान में रखते हुए दूसरे वाले ट्रायंगल का भी नाम लिख लेते हैं। आप देखो यहां पे करस्पॉन्डिंग का ध्यान रखना बहुत आसान है, क्योंकि अल्टीमेटली कहानी गिवन डेटा की, और हमें पता है सर कि अगर कहानी गिवन डेटा में एंगल की होती है तो इस चीज को लिखना बहुत आसान हो जाता है। तो ध्यान दीजिए फर्स्ट पोजीशन पे क्या है सर, तो फर्स्ट पोजीशन पे एंगल F है। तो इस ट्रायंगल का एंगल F इस ट्रायंगल के किसके बराबर होगा, अगेन सर इस ट्रायंगल का एंगल F इस ट्रायंगल के भी एंगल F के ही बराबर होगा। यानी कि यहां पे पहले पे F है, इधर भी करस्पॉन्डिंग पहले पोजीशन पे F ही आएगा सर। इसके बाद सेकेंड पोजीशन पे क्या है सर, D है। तो इस ट्रायंगल का जो एंगल D है वो इस ट्रायंगल के किस एंगल के बराबर है सर, तो मेरे स्काई ब्लू ट्रायंगल का जो एंगल D है ये मेरे पिंक ट्रायंगल के एंगल B के बराबर है। यानी कि सर सेकंड के लिए सेकंड D के करस्पॉन्डिंग सेकंड पोजीशन पे यहां पे B आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए पिंक वाले ट्रायंगल के नाम में कौन सा अल्फाबेट का इस्तेमाल किया गया है, तो अल्फाबेट्स है F, B और E। तो इन 3 अल्फाबेट्स में से 2 को ऑलरेडी आपने प्लेस कर दिया। तो ऑब्वियस सी बात है सर ये लास्ट वाली जगह बची है और यहीं पे मेरा अल्फाबेट E होगा। तो सही तरीके से अपना मैथमेटिकल फॉर्मेट भी हमने लिख लिया, मैथमेटिकल नोटेशन भी यहां पे लिख लिया। इतना सभी को क्लियर है, ये समझने में किसी को कोई दिक्कत क्या नहीं होनी चाहिए। अब चूंकि ये आ चुका है सर, अब हम शुरुआत से अपने सॉल्यूशन पे बात कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा सॉल्यूशन पे बात करना स्टार्ट करते हैं सर। तो सॉल्यूशन को यहां पे कैसे स्टार्ट करेंगे सर, यहां पे तो सॉल्यूशन को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले अपने ट्रायंगल्स को इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा सर। और ट्रायंगल्स को हमें पता है सर इसी मैथमेटिकल फॉर्मेट के हिसाब से इंट्रोड्यूस करते हैं। तो इंट्रोड्यूस कर लेते हैं। तो यहां पे लिखेंगे सर सॉल्यूशन, या फिर आप लिख लो प्रूफ। क्या हो जाएगा सर, प्रूफ। तो इन ट्रायंगल आपका FDA एंड ट्रायंगल दूसरा क्या है FBE, क्या दिख रहा है सर इन ट्रायंगल्स में, तो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मान लो अपने वर्टिकली अपोजिट एंगल्स की बात कर लेते हैं। तो यहां पे मैं अपने इस वाले एंगल को कैसे कैसे लिख सकता हूं सर, तो स्काई ब्लू वाले ट्रायंगल में एंगल F को मैं 2 तरीके से लिख सकता हूं सर। तरीका नंबर 1 एंगल DFA, तरीका नंबर 2 एंगल AFD। अब जैसे चाहो वैसे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मान लो मैं ऐसे लिखना पसंद करता हूं, तो ऐसे लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, तो यहां पे बोल दूंगा सर एंगल DFA इज इक्वल टू, अब ध्यान दीजिएगा, तो इसी एंगल F को अब इसके लिए भी लिखना है सर यहां पे। अब इसके लिए राइटिंग ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लिखेंगे सर। तो राइटिंग ऑर्डर को ध्यान में रखते हुए लिखते हैं। तो जब मैं DFA बोल रहा हूं तो मैं कैसे चल रहा हूं सर, तो जब मैं DFA बोल रहा हूं तो मैं D से F तक गया, उसके बाद F से A तक गया।
तो जब मैं अपने पिंक वाले ट्रायंगल में भी एंगल एफ की बात करूंगा तो इसी राइटिंग ऑर्डर के हिसाब से चलूंगा, यानी कि इस हिसाब से मैं बी से एफ तक जाऊंगा, उसके बाद एफ से ई तक जाऊंगा सर। तो इसके लिए करस्पॉन्डिंग इधर मैं लिख दूंगा एंगल बी एफ ई। ब्रैकेट में रीजन क्या देंगे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। क्या लिखेंगे सर, वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 1। अब आपको पता है सर कि दूसरे एंगल्स के सेट पे बात करने के लिए आपको पहले पैरेलल लाइन की पूरी कहानी लिखनी पड़ेगी। तो यहां पे आपकी मर्जी है, आप या तो इस पे बात कर लो या फिर किसी इस पे बात कर लो, किसी एक पे बात कर लो सर। मान लो मैं इसको सेलेक्ट करके डबल ए क्राइटेरिया की बात कर लेता हूं, तो अगर मैं इसकी बात करूंगा तो मैं कैसे लिखूंगा, तो यहां पे ध्यान से सुनिएगा। यहां पे बोलूंगा सर ऑल्सो, यहां पे मेरा जो AD है वो BC के पैरेलल होगा, ऑल्सो AD पैरेलल BC। अब ब्रैकेट में रीजन बताइए क्यों पैरेलल होगा, लिखेंगे सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम, सिंस ABCD इज अ पैरेललोग्राम एंड वी नो दैट अपोजिट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आर पैरेलल एंड इक्वल। तो इतना पूरा आपको लिखना पड़ेगा। अब यहां पे हम लिखेंगे नाउ सिंस AD पैरेलल BC एंड, अब देखो इस एंगल की बात करने के लिए ट्रांसवर्सल का काम कौन कर रहा है, तो ट्रांसवर्सल का काम BD कर रहा है। तो बताइए सिंस AD पैरेलल BC एंड BD इज ट्रांसवर्सल, देयरफॉर हमारा ये जो एंगल होगा, इस एंगल को मान लो मैं क्या बोल देता हूं, एंगल ADF बोल देता हूं। क्या बोल देता हूं सर, एंगल ADF बोल देता हूं। देयरफॉर एंगल ADF बराबर क्या हो जाएगा सर, तो ये इस एंगल के बराबर हो जाएगा, यानी कि एंगल EBF के बराबर, यानी कि एंगल EBF के बराबर। ब्रैकेट में रीजन सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल, सिंस ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। क्लियर है सभी को, ये यहां तक कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो अब यहां पे मैं बोल दूंगा देयरफॉर, क्या बोल दूंगा सर, देयरफॉर। अब ध्यान दीजिएगा, अब लौटते हैं अपने ट्रायंगल्स में। तो इस एंगल का नाम मैं कैसे कैसे ले सकता हूं सर, इस एंगल का नाम मैं ले सकता हूं एंगल ADF, एंगल ADF, या फिर एंगल FDA, या फिर एंगल FDA। अब देखो यहां पे शुरुआत में ही जब मैंने इस एंगल को इंट्रोड्यूस किया तो कैसे लिख दिया, ADF लिखा। तो जब पहले ही ऐसे इंट्रोड्यूस किया है तो इसी तरीके से बाद में भी लिख लेते हैं सर। तो यहां पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ADF बराबर, अब यहां पे, अब जब मैं ADF बोल रहा हूं सर तो मेरा राइटिंग ऑर्डर क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो जब मैं ADF बोल रहा हूं सर तो मैं ऐसे चल रहा हूं राइट से लेफ्ट की तरफ। तो अगर मैं अपने स्काई ब्लू ट्रायंगल के एंगल D के करस्पॉन्डिंग पिंक वाले ट्रायंगल में एंगल B की बात करूंगा तो इसी राइटिंग ऑर्डर के हिसाब से चलूंगा, यानी कि सर राइट से लेफ्ट, यानी कि इसके करस्पॉन्डिंग लिखने का तरीका हो जाएगा एंगल EBF। क्लियर हो गया सर। और ब्रैकेट में रीजन क्या दोगे, फ्रॉम अबव। अभी जस्ट आपने ऊपर की तरफ इस बात को प्रूव किया है, इसको बोल देंगे इक्वेशन नंबर 2। इतना फिलहाल नोट डाउन करें। क्लियर है। अब यहां पे मैं बोल दूंगा देयरफॉर, क्या बोल दूंगा सर यहां पे, अब इतना बोलने के बाद यहां पे मैं बोल दूंगा सर देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2 ट्रायंगल FDA is similar to triangle FBE by double A criteria, by double A criteria। अब मैं ये कह सकता हूं सर, अब मुझे पता है कि रिक्वायरमेंट ऐसी है कि मुझे साइड के रेशियो वाले रिजल्ट का इस्तेमाल करना पड़ेगा। रिजल्ट इस्तेमाल कर लीजिए। अब यहां पे लिख देंगे तो नाउ FD डिवाइडेड बाय FB, FD डिवाइडेड बाय FB बराबर DA डिवाइडेड बाय BE बराबर यहां पे FA डिवाइडेड बाय FE। और ब्रैकेट में क्या लिखेंगे सर, बाय CPST, बहुत इंपॉर्टेंट, करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से देखो कि इन तीन में से कौन से दो रेशियोज पे आपको बात करनी है। तो फिर से यहां पे ध्यान से सुनिएगा सर। अब रिक्वायरमेंट के हिसाब से रेशियोज को सिलेक्ट कर लेते हैं। तो DFEF कहां है भैया, DFEF थोड़ा ध्यान दो। DFEF देखो यहां पे DFEF FB FA कहां है, चलो पहले वही ढूंढ लेते हैं। तो ये रहा FB, FA कहां है भैया, FA ये रहा। इसके बाद DFEF, अब देखो EF नहीं है FE है, मिल गया, और आपका DF यानी कि FD भी मिल गया। तो जो चीजें चाहिए सर वो यहां पे हमें मिल गई हैं। तो मुझे बहुत अच्छी समझ में आ रहा है कि इनको सेलेक्ट कर लेंगे तो मेरा यहां पे
काम हो जाएगा सर। तो यहां पे अब मैं लिख सकता हूं एफ डी डिवाइडेड बाई एफ बी बराबर यहां पे एफ ए डिवाइडेड बाई एफ ई। अब इसके हिसाब से यहां पे जो चीज प्रूव करनी है सर, इसके हिसाब से चीजों को रीअरेंज कर लेते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा, तो मुझे डीएफ लिखा होना चाहिए सर, तो इसको मैंने डीएफ बना लिया। अब देखो मुझे एफ बी चाहिए या बीएफ चाहिए, तो मुझे एफ बी ही चाहिए, तो एफ बी ही रहने दिया सर। इसके बाद इस तरफ बराबर एफ ए चाहिए क्या? बिल्कुल, इसको एज इट इज रहने चाहिए। नीचे सर एफ ई नहीं चाहिए, ईएफ चाहिए, इसको ईएफ बना लिया, क्योंकि मैंने आपको सिखाया था कि सही तरीके से आप लिखना जानते हो लिख लेना, लेकिन हमेशा यह देख लेना कि आपको जो चीज प्रूव करनी है उसमें किस तरीके से लिखा है। जिस तरीके से उसमें लिखा होगा फाइनली आपको उसी तरीके से लिखना है। अब ये बोलने के बाद यहां पे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं तो मैं तुरंत बोल दूंगा सर देयरफॉर डीएफ इंटू ईएफ, देयरफॉर डीएफ इंटू ईएफ बराबर यहां पे एफ बी इंटू एफ ए, हेंस प्रूव्ड। यही मुझे यहां पे प्रूव करना था। फटाफट चीजों को नोट डाउन करें। क्लियर कर लिया नोट डाउन? तो 2 नंबर 3 नंबर दोनों का अप्रोच आपको समझ में आ गया है। अब डिस्कस करते हैं कि यही सवाल अगर आपको 1 नंबर में दिया जाता तो कैसे दिया जाता। ध्यान से सुनना। तो अगर यही सवाल अगर वो 1 नंबर में देना चाहेगा तो डायग्राम देना मैंडेटरी है, वो आपको डायग्राम जरूर देगा, कंफर्म। ठीक है, तो डायग्राम दिया, पूरा का पूरा सवाल भी ऐसे लिखेगा, बस ये लास्ट वाला पार्ट आपको नहीं लिख के देगा, ये लास्ट वाला पार्ट आपको नहीं लिख के देगा। इसके बदले क्या करेगा? इसके बदले वो आपको बोल देगा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। इसके बदले आपको बोल देगा चेक विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। आपको बताना है कि इनमें से क्या ट्रू होगा, और आपको 4 ऑप्शन दे देगा ABCD करके। एक ऑप्शन मानो लिख देगा यहां पे कि DF इंटू FB बराबर यहां पे EF इंटू FA। दूसरा ऑप्शन लिख देगा DF इंटू EF बराबर यहां पे FB इंटू FA। तीसरा ऑप्शन लिख देगा यहां पे DF बाई, ध्यान देना, DF बाई EF इज इक्वल टू आपका FB बाई FA। ऐसे करके 4 ऑप्शन दे देगा। तो इनमें से क्या सही ऑप्शन दिख रहा है सर आपको? ये सही दिख रहा है, टिक कर दोगे। तो अगर यही सवाल, एक अच्छा सवाल 1 नंबर में देना चाहेगा तो इस तरीके से दिया जा सकता है। चीजों को अगेन यहां पे नोट डाउन करो। तो फंडा सभी को क्लियर है, कहानी सभी को क्लियर है, क्लियर होनी चाहिए। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इस सवाल में जितनी भी चीजें मैंने आप लोगों के साथ डिस्कस की वो सब कुछ आपको बहुत अच्छे से क्लियर है, कहीं पे भी किसी किस्म का डाउट नहीं है। इन केस कहीं पे कोई भी डाउट होता है तो मेरे इस लेक्चर को उस पॉइंट पे दोबारा से देखें, आपका डाउट अपने आप क्लियर हो जाएगा। अगर इसके बाद भी डाउट क्लियर नहीं होता तो जरूर से मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। तो आज के पढ़ाए हुए नोट्स आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट magnetbrains.com से डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। magnetbrains.com पे आपको क्लास 4 से लेकर 12 तक सारे सब्जेक्ट्स और कोर्सेज मिल जाते हैं, वो भी सिस्टमैटिक ऑर्डर में अरेंज्ड। और मैग्नेट ब्रेन दूसरे चैनल जैसा नहीं है जहां पे ललचाने के लिए थोड़ा सा कंटेंट तो आपको फ्री में दिया जाता है, लेकिन उसके बाद पैसे चार्ज किए जाते हैं। यहां पे सारी चीजें क्वालिटी टीचर्स के द्वारा बनाई गई है, और सब कुछ पहले भी फ्री था, अभी भी फ्री है, आगे भी फ्री रहेगा। इस नोट के साथ लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं। थैंक यू।